लुईस ग्लुक। जीवन के हर मोड़ पर दर्द ने ही उनका साथ नहीं छोड़ा और ग्लुक ने अपने दर्द को ही अपनी कविताओं में उड़ेल दिया। अपने अनुभवों और विवशताओं को काव्य में उतार देने से उनकी कविताओं में वैश्विक व्यक्तिगत अस्तित्व की गूंज सुनाई देती है। यही कारण है कि उनकी कविताओं से विश्व के हर कोने का व्यक्ति एक जुड़ाव और खुद के अंदर की पुकार को महसूस करता है। Welcome to the Swedish Academy. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Glück for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal. स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, उन पर कमेंट कीजिएगा, उन्हें अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के संडे स्पेशल स्टोरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2020 पर, स्पेशली फॉर लुईस ग्लुक पर। लुईस ग्लुक जिन्हें इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनका पूरा नाम है लुईस एलिजाबेथ ग्लुक। इनका जन्म 22 अप्रैल 1943 को अमेरिका में हुआ था। यह येल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर हैं। आपकी अनेक रचनाओं में द ट्रम्प ऑफ अकाइल्स और द वाइल्ड एरिस काफ़ी चर्चित हैं। आपको अनेकों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें पुलित्जर प्राइज़ फॉर पोइट्री, बोलिंगन प्राइज़, यूएस पोएट लॉरेट, नेशनल बुक अवार्ड, नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल और नोबेल पुरस्कार इस वर्ष का। अपनी कविताओं और निबंधों के लिए विख्यात ग्लुक ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। 1968 में उनकी फर्स्ट पोन ने ही उन्हें चर्चाओं में ला दिया था। उसके बाद अरारत और द वाइल्ड एरिस ने उन्हें साहित्य के क्षितिज पर पहुंचा दिया। लुईस एलिजाबेथ ग्लुक अमेरिकन कवि और निबंधकार हैं। वैश्विक व्यक्तिगत अस्तित्व की नैतिकता पर जोर देती इनकी सुस्पष्ट काव्य रचनाओं के लिए इन्हें वर्ष 2020 के नोबेल साहित्य के नोबेल के लिए चुना गया है। इससे पहले भी इन्हें अमेरिकन साहित्य के अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। ग्लुक को अक्सर आत्मचरित्रात्मक कवि के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनके लेखन को भावनात्मक आवेगों की तीव्रता, मिथ आरेख चित्रण, इतिहास वर्णन तथा आधुनिक जीवन और निजी अनुभवों पर ध्यानाकर्षण की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। ग्लुक न्यूयॉर्क में पैदा हुई और यहीं पर बड़ी हुई। अपने हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान वह एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित हुई। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक तरह का एक रोग होता है, जिसे साधारण भाषा में हम खाने से विकार समझ सकते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति भोजन को खाने की बजाय इधर उधर छुपाने लगता है। अत्यधिक कमजोरी और अवसाद से भर देने वाला यह रोग अधिकांशतः लड़कियों में पनपता है, जिसमें कई कई महीनों तक उनकी माहवारी तक भी रुक जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्थिति तो बदतर हो ही जाती है, वह आत्मिक रूप से भी बहुत टूट जाते हैं। खैर, उन्होंने सराह लॉरेंस कॉलेज और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्लासेस तो ली, पर कोई डिग्री हासिल नहीं कर सकी। अपने लेखकीय भविष्य के लिए उन्होंने अकेदमिया में काव्य शिक्षक के रूप में अनेक संस्थाओं में कार्य किया। अपने लेखन में उन्होंने सदमों के पहलुओं, अभिप्साओं और स्वभावों के विभिन्न रूपों को प्रकाशित किया है। उनकी कविताओं को दुख व पृथक्करण की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। रिसर्च स्कॉलर उनकी कविताओं के चरित्रों, उनके संबंधों, उनके आत्मचरित्र और क्लासिकल मिथकों पर भी फोकस करते हैं। वर्तमान में ग्लुक येल यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट प्रोफेसर हैं। 22 अप्रैल 1943 को न्यूयॉर्क में अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता डैनियल ग्लुक एक बिजनेसमैन, जबकि माँ बेट्रिस ग्लुक ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वह गृहिणी थी। इनकी 2 बहनें भी थीं। इनके पिता का सपना लेखक बनने का था, लेकिन चूँकि इनका परिवार हंगरी से अमेरिका में जाके बस गया था, यह अप्रवासी अमेरिकन परिवार के थे, जिनका जन्म अमेरिका में ही हुआ था। इनको
अपना लेखक का सपना पूरा न कर अपने ब्रदर इन लॉ के साथ में बिजनेस में जाना पड़ा था। लुईस ग्लुक ने भी कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया। अपनी किशोरावस्था में ही लुईस को एनारोक्सिया नर्वोसा के कष्ट से गुजरना पड़ा, जो उनकी युवावस्था तक रहा। उन्हें अपनी बड़ी बहन को भी इसी वजह से खोना पड़ा था। उन्होंने साइकोएनालिटिक ट्रीटमेंट शुरू किया और कुछ ही महीनों में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। यद्यपि उनको 1961 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, पर उन्होंने लिखा है कि वह जानती थी कि वह मरने वाली हैं, पर वह मरना नहीं चाहती हैं। अगले 7 सालों तक उन्हें थेरेपी को समय देना पड़ा, जिससे उन्हें अपनी बीमारी से पार पाने तथा सोचने के ढंग को जानने में मदद मिली। परिणाम स्वरूप उनकी जो हालत थी, उसके परिणाम स्वरूप ग्लुक को कॉलेज में फुल टाइम एनरोल तो नहीं हो सकी। वह लिखती हैं कि मेरी भावनात्मक अवस्था, मेरी अत्यधिक स्वाभाविक कठोरता और रूढ़ियों में उग्र निर्भरता ने मेरी शिक्षा के अन्य रूपों को असंभव बना दिया। बावजूद इसके उन्होंने सराय लॉरेंस कॉलेज में पोइट्री क्लास ली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जनरल एजुकेशन की पोइट्री वर्कशॉप में 1963 से 65 तक वह एनरोल भी रहीं, जो कि नॉन ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स के लिए कोर्स के अवसर देता था। वहाँ पढ़ने के दौरान लियोनी आडमस और स्टैनली कुनिट्ज से उनकी मुलाकात हुई। अपने अंदर के कवि के डेवलपमेंट में उन्होंने इसका श्रेय देते हुए इन्हीं दो मेंटर, इन्हीं दो गुरुओं मार्गदर्शकों का जिक्र किया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बिना कोई डिग्री प्राप्त किए ही छोड़ने के बाद उन्होंने सेक्रेटरियल जॉब की शुरुआत की। 1967 में उनका चार्ल्स हर्ट से विवाह हुआ, जो कि जल्द ही डिवोर्स के साथ खत्म हो गया। 1968 में उनकी कविताओं का पहला संग्रह फर्स्ट बॉर्न के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसने कुछ सकारात्मक आलोचनात्मक ध्यानाकर्षण पाया। उसके बाद सन 1971 में वह वर्मोंट के गोडार्ड कॉलेज में पोइट्री टीचर के रूप में जुड़ी। इस दौरान लिखी गई उनकी कविताएं दूसरी किताब द हाउस ऑन मार्शलैंड 1975 में प्रकाशित हुई। इस पर बहुत से क्रिटिक्स आए और उनके निरंतर कार्य को सराहते हुए उन्हें विशिष्ट पुकार की खोज के रूप में कहा गया। 1973 में ग्लुक ने अपने साथी जॉन ड्रेनो से एक लड़के नोआह को जन्म दिया। जॉन ड्रेनो एक लेखक थे, जिन्होंने गोडार्ड कॉलेज में ही समर राइटिंग प्रोग्राम शुरू किया था। 1970 में दोनों लुईस और ड्रेनो ने शादी कर ली। अपने पति और उनके दोस्त के निजी कॉलेज में ग्लुक और उनकी कवित्री दोस्त ब्रियंट बोएट ने शुरुआती इन्वेस्ट किया और वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली। 1980 में ग्लुक का तीसरा संग्रह डिसेंडिंग फिगर प्रकाशित हुआ। इसकी विषय वस्तु और प्रस्तुति को लेकर उन्हें कुछ आलोचना भी झेलनी पड़ी, जैसे कि कवि ग्रेग कुजमा ने उन पर चाइल्ड हेटर के आरोप लगाए, पर फिर भी पूर्ण रूप से किताब को सभी ने अच्छे से ही लिया। इसी साल उनके वर्मोंट स्थित घर में आग लग गई और परिणाम स्वरूप उन्हें संपत्ति का बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इस सदमे से उभरने के पश्चात उन्होंने फिर लिखना शुरू किया और अगले संकलन ने उन्हें अवार्ड विनिंग लेखक के तौर पर स्थापित किया। 1985 की उनकी पुस्तक द ट्रम्प ऑफ अकील्स को द न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके पूर्व के लेखन से ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा तीव्रतापूर्ण उल्लेख किया गया। जॉर्जिया रिव्यू में आलोचक पीटर स्टेट ने ग्लुक को अपने युग के महत्वपूर्ण कवियों में स्वीकारा। मार्क ऑरेंज को फेमिनिस्ट एंथम के रूप में चर्चा मिली, साथ ही साथ कॉलेज कोर्सेज में भी शामिल हुआ। उन्होंने मैसाचुसेट्स के विलियम कॉलेज में सीनियर लेक्चरर के रूप में इंग्लिश डिपार्टमेंट की फैकल्टी के रूप में ज्वाइनिंग ली। इसी साल उनके पिता की मृत्यु हो गई। यह दुख उनकी अगली कविता संग्रह अरारत, जो कि 1990 में प्रकाशित हुई, में दिखाई पड़ा। 2012 में
न्यूयॉर्क टाइम्स में आलोचक ड्वाइट कार्नर ने पिछले 25 वर्षों में प्रकाशित अमेरिकी कविताओं में इसे सर्वाधिक दर्दनाक और दुख भरी किताब कहा। इसके बाद 1992 में उनकी सर्वाधिक चर्चित और आलोचना पाने वाली किताब द वाइल्ड एरेस प्रकाशित हुई। आलोचक एलिजाबेथ लन ने इसे माइलस्टोन वर्क कहा है और इसी पर उन्हें 1993 में पुलित्जर प्राइज भी मिला। इसी ने उन्हें प्रेमिनेंट अमेरिकन पोइट्स में सम्मान दिलाया। जहां 1990 में ग्लुक को साहित्यिक सफलता मिली, वहीं उनके निजी जीवन में भी बुरा वक्त उन्हें झेलना पड़ा। जॉन ड्रेनो से उनका तलाक हो गया, उनका रिश्ता टूट गया। इसका खामियाजा उन्हें बिजनेस संबंधों में भी भुगतना पड़ा। ड्रेनो ने उन्हें द न्यू इंग्लैंड कुलिनरी इंस्टीट्यूट से उनके स्थान से हटा दिया, जिसकी वह शुरुआती इन्वेस्टर थीं। ग्लुक ने अपने अनुभवों को अपने लेखन में लिया और 1994 में प्रूफ्स एंड थ्योरीज के नाम से कविताओं पर एक निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ। फिर 1996 में मैंडोलैंड्स, 1999 में बीटानोवा और 2001 में द सेवन एजेस संग्रह प्रकाशित हुए। सितंबर 11, 2001 के आतंकी हमले के रिस्पॉन्स में 2001 के अमेरिका में हुए आतंकी हमले के रिस्पॉन्स में 2004 में उनका अक्टूबर कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें दर्द और सदमे के पहलू देखने को मिलते हैं। इसी साल वह फिर येल यूनिवर्सिटी में रोजे क्रेंज राइटर के रूप में पदस्थ हुई। इस दौरान 2006 में अवर्नो, 2009 में अ विलेज लाइफ, 2014 में फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट पब्लिश हुई। 2012 में 1962 से 2012 तक के करीब आधी सदी की रचनाओं का संग्रह अ लिटरेरी इवेंट के नाम से पब्लिश हुआ। वहीं उनके निबंधों का एक और संग्रह अमेरिकन ओरिजिनलिटी नाम से 2017 में प्रकाश में आया। ग्लुक को 2 बार डिवोर्स का दंश झेलना पड़ा। उनकी पहली शादी चार्ल्स हर्ट से तो दूसरी शादी जॉन ड्रेनो से हुई। उनका एक बेटा नोआ ड्रेनो है, जो सैन फ्रांसिस्को में रहता है तथा सोमेलिए ट्रेंड है। ग्लुक की बड़ी बहन उनके पैदा होने के पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उनकी छोटी बहन टेरेसा सिटी बैंक में, अमेरिका के ही सिटी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ वह भी अवार्ड विनिंग फिक्शन राइटर हैं। अबिगेल सेवेज ग्लुक की भतीजी हैं, जो कि एक अभिनेत्री हैं। ग्लुक को उनके कार्यों के लिए अनेकों अवार्ड मिल चुके हैं। यह अवार्ड उन्हें उनकी एकल रचनाओं से लेकर उनके सारे लेखन कार्यों पर दोनों ही रूपों में प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, 77 वर्षीय लुइस ग्लुक ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। बचपन में ही एनोरेक्सिया नर्वोसा की पीड़ा को उन्हें भोगना पड़ा और इस वजह से वह नियमित अध्ययन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने जीवन में खुशियां भरने के लिए 2 बार शादी की, पर दोनों ही बार उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्हें एक बेटे का सुख तो प्राप्त हुआ, पर जीवन साथी के रूप में संतुष्टि की बजाय अलगाव और एकांत ही उनका मुकद्दर रहा। डिवोर्स के बाद पति जॉन ड्रेनो द्वारा उन्हें उनके प्राइवेट कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी से बेदखली और घर में आग लगने से अपनी अत्यधिक संपत्ति के खाक होने से भी उन्हें बहुत सी मुसीबतों को भोगना पड़ा। उनका एक बेटा भी है, पर वह सैन फ्रांसिस्को में रहता है। जीवन के हर मोड़ पर दर्द ने ही उनका साथ नहीं छोड़ा और ग्लुक ने अपने दर्द को ही अपनी कविताओं में उड़ेल दिया। अपने अनुभवों और व्यवस्थाओं को काव्य में उतार देने से उनकी कविताओं में वैश्विक व्यक्तिगत अस्तित्व की गूंज सुनाई देती है। यही कारण है कि उनकी कविताओं में विश्व के हर कोने का व्यक्ति एक जुड़ाव और खुद के अंदर की पुकार को महसूस करता है। The Nobel Prize laureate Louise Glück made her debut in 1968 with Firstborn and won early acclaim as one of the most prominent poets in American contemporary literature. She has published 12 collections of poetry and a couple of volumes with essays on lyrical writing. All are characterized by striving for clarity. Childhood and family life, the close relations to parents and siblings is a thematic that has remained central with her. Even if the autobiographical background is significant, Glück is not to be regarded as a confessional poet. She seeks the universal, and in this she takes inspiration from myths
and classical motifs. The voices of Dido, Persephone, or Eurydice are masks for a self in transformation, as personal as they are universally valid. With collections like The Triumph of Achilles, 1985, and Ararat, 1990, Glick found a growing audience in the United States and abroad. In Ararat, three characteristics unite to subsequently recur in Glick's writings: the topic of family life, the austere but also playful intelligence, and a refined sense of composition. Glick has also pointed out that in these poems she realized how to employ ordinary diction in her poetry. We encounter almost brutally straightforward images of painful family relations without a trace of poetic ornament. Louise Glick's voice is unmistakable. It is candid and uncompromising, and it signals that this poet wants to be understood. But it is also a voice full of humor and biting wit. This is a great resource when Glick treats one of her great topics, radical change, where the leap forward is made from a deep sense of loss. The motif of renewal comes forth not least in one of her most lauded collections, A Garden of Many Voices, Wild Iris, from 1992. Masterly is the collection Averno from 2006, making a staggering interpretation of the myth of Persephone's descent into hell in the captivity of Hades, the god of death. The title comes from the Crater Lake west of Naples that was regarded by the ancient Romans as the entrance to the underworld. Another spectacular achievement is her latest collection from 2014, Faithful and Virtuous Night. The reader is again struck by the presence of voice, and Glick approaches the motif of death with remarkable grace and lightness. She writes oniric, narrative poetry, recalling memories and travels, only to hesitate and make a halt for new insights. The world is disenthralled only to become magically present once again. को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियोस पर कमेंट कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।